हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पढ़कर हमारे बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि हमने जो लास्ट चैप्टर किया था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो जाकर उस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। सबसे पहला हमारा टॉपिक में है, मैं आपको बताना चाहूंगी स्मॉल बिजनेस है क्या। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी स्मॉल बिजनेस के रिगार्डिंग आपके माइंड में क्या चल रहा है। स्मॉल बिजनेस कुछ बच्चे बोल रहे हो मैम स्मॉल बिजनेस वो जो जिसमें थोड़ी मनी मैंने लगाई हो, स्मॉल बिजनेस वो जिसको थोड़े लोग कर पाए, स्मॉल बिजनेस वो जिसमें बिजली की ज्यादा जरूरत ना हो, स्मॉल बिजनेस वो जिसका वैल्यू ऑफ आउटपुट या फिर प्रोडक्शन ज्यादा ना हो। यस बच्चों, यही पैरामीटर्स हैं जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करते हैं। आइए हम लोग बताते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पैरामीटर्स क्या हैं। फर्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आपके स्मॉल बिजनेस में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करेंगे। स्मॉल बिजनेस है तो थोड़े से एम्प्लॉइज से आपका बिजनेस चल जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड, कितनी इन्वेस्टमेंट। जब लोग थोड़े हैं इट मीन्स प्रोडक्शन भी थोड़ी होगी। प्रोडक्शन थोड़ी है तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैपिटल इन्वेस्टेड ही एक ऐसा मेन पैरामीटर है जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करता है। अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तभी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। अगर वो मोर देन 1 करोड़ है इट मींस वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पैरामीटर्स को क्रॉस करके मीडियम स्केल या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जा रहा है। ओके बच्चों, सबसे पहले बात की हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देन हमने बात किया कैपिटल इन्वेस्टेड। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल की है, स्मॉल स्केल बिजनेस है तो स्मॉल स्केल पे ही उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। ज्यादा स्केल पे जाओगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो मीडियम इंडस्ट्री में या फिर वो लार्ज इंडस्ट्री में आएगा। अब बात करते हैं पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस। बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस हैं जिसके लिए आपको ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजली मीन्स किस वजह से आप बिजली, मैडम ये नहीं है कि मैम उनको काम करने के लिए फैन नहीं चाहिए, उनको लाइट नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं, मीन्स कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन करने के लिए उनको मशीनरीज की जरूरत है। अगर उनको मशीनरी की जरूरत लेस अमाउंट में है तब भी हम उसको स्मॉल स्केल में यहाँ पे हम लोग उसको ले आते हैं। ओके बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देना चाहूंगी जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा। स्मॉल स्केल है क्या, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी। हमारे इंडिया में विलेजेस में, मेनली विलेजेस में बहुत टाइप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं। उनको हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसी हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है। अब मैडम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन सी होगी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, आइए बच्चों बताते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वो हो गई, आपने देखा होगा एक जब आप थोड़ा गांव से बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, कुछ कारीगर झाड़ू बनाते होते हैं, कुछ कारीगर दरी बुनते होते हैं, कुछ कारीगर आपने देखा वो मंजा टाइप में आता था, वो ब्राउन कलर का, उसमें रस्सी से वो मंजा बनाते थे। मंजा मीन्स बेड रेडी करते थे पुराने टाइम में, वो भी आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। फिर मैम हमने एक चीज और देखी, क्या देखा हमने कि हम थोड़ा सा शहर के बाहर निकले, वहां पे कोकोनट का जो बाहर का कवर है, उसके जो छिलके हैं वो पड़े हुए हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उससे यूज कर रहे हैं रस्सियां बनाने के लिए। ओके बच्चा, अब बात करते हैं मैडम इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेके आते हैं। सबके दिमाग में एक ही कार्य है, चलो सबको मिक्सअप करते हैं। अब आपको टॉपिक में थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आइए बच्चों, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से मैडम। फर्स्ट है हमारा हैंडलूम्स। हैंडलूम्स में क्या आया, दरी बनाने का काम। फिर आया हैंडीक्राफ्ट, आपने देखा है मेले लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, उनमें हैंडक्राफ्ट का काम लेके आते हैं, उसको हैंडक्राफ्ट में लेके आते हैं। कॉयर मैडम, क्या
कॉयर मीन्स जो आपके कोकोनट की पील से रस्सी वगैरह बनाई जाती है उसको आप कॉयर बोलते हैं। देन आपका सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या, रेशम के कीड़ों के बारे में सुना है। रेशम के कीड़ों की पैदावार करके, उनकी मीन्स एक खेती करके उनसे जब आप रेशम की प्रोसेस, रेशम लेते हैं, रेशम का धागा बनता है, उसको सेरिकल्चर्स में लेके आते हैं। खादी इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना है। खादी इंडस्ट्रीज मैडम क्या, अभी आपने देखा जो हमारे नेता लोग हैं खादी के कपड़े पहनते। कौन से खादी के कपड़े पहनते हैं, उनकी जो आउटफिट होती है वो क्या है, खादी के कपड़ों से बनी होती है। विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज में अभी मैंने बताया कि कुछ काम ऐसे विलेजेस में चले हुए हैं, जो कुछ इंडस्ट्री जो विलेज में काम कर रहे हैं, विलेजेस से चल रहे हैं, विलेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावरलूम, पावरलूम इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई, वो इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज का यूज करती हैं, उनको हम पावरलूम्स बोलते हैं। मींस हमने विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो पावरलूम है वो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड जो पावरलूम है, लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया कि जब आप मशीनरी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, इन दोनों को आप मोटर इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं। बाकी जो आपकी 6 जो अभी आपको मैंने सब ग्रुप किया है, 8 इंडस्ट्रीज बताई हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उनको आप ट्रेडिशनल में लेके जाएंगे। ट्रेडिशनल मीन्स उनमें ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावरलूम को आप मोटर इंडस्ट्रीज में लेके जाएंगे। ओके बच्चा, चलो बात करते हैं विलेजेस और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनका काम क्या है, विलेजेस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, वहां की इकोनॉमिक को अच्छा करना। हमारे जब अगर आपको पता है कि 95% हमारे देश का प्रोडक्शन हमारे गांव से होता है, 95% प्रोडक्शन हमारे गांव से होता है। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है क्या। अब पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है मैडम, ये तो हो गया। अब मुझे ये बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या, कैसे आप स्टार्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं MSMED एक्ट 2006 के बारे में। मैडम अब ये क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को एक डेफिनेशन दी है, जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये माइक्रो इंडस्ट्री है, ये स्मॉल इंडस्ट्री है या फिर ये मीडियम इंडस्ट्रीज है। कैसे पता चलेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग हमने अपने इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सेकंड पार्ट सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, अपने बिजनेस प्रोसेस के लिए प्लांट एंड मशीनरीज का यूज करती हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करते हैं। एंड सर्विसेज क्या, सर्विसेज वो जो अपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट का यूज करती हैं, उसको हम अपने सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमारे माइंड से स्मॉल इंडस्ट्रीज का, माइक्रो इंडस्ट्रीज का एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। बात करते हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 25 लाख से एक्सीड ना हो। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में कौन सी, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जिसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। उन इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में MSMED एक्ट 2006 के अंतर्गत इसमें इंक्लूड करते हैं। आज सर्विसेज की बात करते हैं। माइक्रो सर्विसेज कौन सी होती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो। स्मॉल सर्विसेज कौन सी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम हो। एंड मीडियम इंडस्ट्रीज कौन सी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम हो। बच्चों आपको ये MSMED एक्ट एज इट इज ही याद करना है ताकि पेपर में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब बात करते हैं हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज के बारे में। मैडम अब ये क्या है, कहते हैं एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन कौन, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में न्यू आइडिया है,
न्यू इनोवेशन है, न्यू प्लानिंग है, जो क्या करना चाहता है, जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, साथ में सोसाइटी का बेनिफिट, साथ में अपना बेनिफिट, उस पर्सन को आप एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मैडम अब एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जाएगा, क्या वो एग्जैक्ट में एंटरप्रेन्योर है, ये डिसाइड करेंगे। आइए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के बारे में। अभी कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता है, सिर्फ उसके दिमाग में आइडिया चल रहा है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, न्यू इन्वेंशन करना चाह रहा है, सोसाइटी को हेल्प करना चाह रहा है, और वो कुछ ऐसा बनाना चाह रहा है जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ओके बच्चों, बट उसके अंदर टैलेंट भी तो होना चाहिए। टैलेंट कैसे आएगा, क्या करेगा, उस एंटरप्रेन्योर ने एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली हो, उसने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कुछ काम किया हो, कुछ ऐसा उसने प्रैक्टिस की हो, जिससे जो उसके आइडिया है वो जो जनरेट है, जो उसके माइंड में आइडिया जनरेट हो रहे हैं, वो एक आउटकम का रूप ले पाए, तभी हम उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाएंगे। अब बात करते हैं एंटरप्राइजेस की। एंटरप्राइजेस क्या है, अभी बात कर रही है हमने, उसके माइंड में आइडिया है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उन आइडिया को आउटकम में आउटकम तक लेके जाए, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आइडिया को जनरेट करके, अपने आइडिया को यूज करके प्रॉफिट कमाए एंड सोसाइटी का भी बेनिफिट करे। हाँ बच्चों, वो एंटरप्रेन्योर सब कुछ कर सकता है अगर उसके आइडियाज एक पर्टिकुलर वे में, करेक्ट वे में, और उसके करने के तरीके से, और उसकी ट्रेनिंग से, उसके मेथड से, उसकी नॉलेज से अगर वो अपने आइडिया को आगे बढ़ाएगा तो वो एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। आइए बात करते हैं। हमने बात की एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो उसकी ट्रेनिंग एंड उसकी प्रैक्टिस, और फिर आया है एक एंटरप्राइज। अभी आपको मैंने बताया, अगर उसके आइडिया परफेक्ट वे में जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉफिट वगैरह वहां से ले रहा है, सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहा है, हमारे कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा कर रहा है, तो वो एंटरप्राइज बन सकती है। ओके, स्टार्टअप पॉलिसी प्लान। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। उस प्लान में क्या था, उन्होंने लॉन्च किया, जब ये प्लान तो लोगों के दिमाग में आ गया, कोई MBA डिग्री होल्डर, कोई आपका बीटेक इंजीनियरिंग, कोई चाय की स्टॉल लगा रहा है, कोई पकोड़े का स्टॉल लगा रहा है, कोई समोसे की स्टॉल लगा रहा है, किसी ने अपना पिज्जा की शॉप खोल रही है, बहुत सारा स्टार्टअप उस टाइम से स्टार्ट हो गया था। उसका मेन मकसद क्या था, उसका मेन फोकसिंग था प्रमोटिंग डेवलपिंग द एम्पावरमेंट मीन्स आइए अपने लिए कुछ सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा हिलाइए, कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करके कुछ ना कुछ कमाने के बारे में सोचते। यस बच्चों, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्या है उस स्कीम का नाम, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। क्या था वो, आइए बात करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी स्टार्टअप बिजनेस जो पहले 7 साल से मीन्स पहले से नहीं है, जिसको एग्जिस्टेंस में आए हुए 7 ईयर्स से ज्यादा नहीं हुआ है, वो भी स्टार्टअप के अंडर आता है। एंड कोई भी बायोटेक्निकल स्टार्टअप जिसको स्टार्ट हुए 10 ईयर से ज्यादा नहीं हुए हैं, वो भी स्टार्टअप के अंडर आता है। इंडिया की डेवलपमेंट पे, ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे, एम्पावरमेंट पे, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर ये काम करता है। अब बात करते हैं ऐसा स्टार्टअप जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, वो भी स्टार्टअप है। ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, उसको भी आप स्टार्टअप में इंक्लूड करेंगे। फिर बात करते हैं क्या है ये स्टार्टअप, क्या है ये स्टार्टअप पॉलिसी। कहता मैडम स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कहती है आइए नया नया इन्वेंशंस लेके आइए, ये इंडिया की इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ते हैं, आइए देश को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे जो यहाँ की जनता है उसको सेटिस्फाई, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। चलिए मिलकर क्या क्या बोला, कहते कौन कौन स्टार्टअप हो सकता है, स्टार्टअप जो इनोवेशन लेके आया हो,
वो जिसके माइंड में डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वो जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी में, हमारे देश की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट करना चाहता हो। कहते हैं मैडम ये सब कुछ आपकी बातें सही है। कहते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज करना चाहता हो, उसको भी हम स्टार्टअप में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फिर बात करते हैं, कहते हैं मैडम इनोवेशन तो समझ में आ गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज समझ में आ गया। अब वो पर्सन जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारी सोसाइटी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, साथ में अपने बेनिफिट के बारे में भी सोचेगा। प्रोडक्ट और प्रोसेसेस इंप्लॉयमेंट लेके आएगा एंड वेल्थ क्रिएट करेगा, हमारे इंडिया में वेल्थ क्रिएट करेगा। उसको हमारे DIIP के अकॉर्डिंग स्टार्टअप में इंक्लूड करते हैं। फिर बात करते हैं स्टार्टअप के लिए एलिजिबल कौन है। कहते हैं हर वो स्टार्टअप, हर वो छोटा बिजनेस जो इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू आइडिया से स्टार्ट हुआ है, वो पर्सन हमारे इंडिया में अच्छे से काम कर सकता है, अपना स्टार्टअप लगा सकता है। वो इंडिया का होना चाहिए। फर्स्टली हमने ये बोला था। कहते मैडम ठीक है, वो टैक्स बेनिफिट उसको मिलेगा। कैसे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कहता है अगर कोई स्टार्टअप लगाता है तो प्रॉफिट के बारे में तो सोच ही रहा होगा, प्रॉफिट मिलेगा। और आपको स्टार्टअप लगाने पे साथ में क्या मिलेगा, आपको हम एक टैक्स बेनिफिट भी देंगे। किस वजह से टैक्स बेनिफिट देंगे, हम कहते हैं हम आपका टैक्स माफ कर देंगे। एक नए स्टार्टअप को हम कहते हैं हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। मैडम ऐसा थोड़ी होता है, हमारी गवर्नमेंट तो भर भर के टैक्स लेती है। ठीक है मानते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट जो है एक नई इन्वेंशन, नए इनोवेशन, नई जो हमारे देश की इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए और हमारे इकोनॉमिक के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। कैसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट। ऐसे तो मैडम नया मैं भी एक स्टार्टअप लगाऊंगा और स्टार्टअप लगाने से मैं टैक्स बेनिफिट में आ जाऊंगा, नहीं। कि टैक्स बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का, तभी आपको अपने स्टार्टअप में एग्जम्पशंस, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और मैडम क्या है स्टार्टअप का मेन इशू क्या है कि जो स्टार्टअप है वो क्या होना चाहिए, हमारा न्यू होना चाहिए। जो न्यू स्टार्टअप है उन्हीं को हम इस स्टार्टअप पॉलिसी में लेके आते हैं। इसके अलावा हम पुराने बिजनेस, अगर कोई ऐसा, तो मेरा खुद का बिजनेस पहले से चल रहा है, मैं सोच रही हूँ अब मुझे स्टार्टअप के बेनिफिट लेने हैं, तो मैं स्टार्टअप के बेनिफिट लेने के लिए क्या करूंगी, मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करके बोलूंगी कि भाई मैं उसको एक्सटेंड कर रही हूँ, एक्सपैंड कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, नई ब्रांच खोल रही हूँ, तो मुझे स्टार्टअप में ले लीजिए। नहीं, हम उन्हीं को स्टार्टअप में लेते हैं जो बिजनेस पहले कभी नहीं हुआ हो, जिसका न्यू आइडिया हो, उसी को हम यहाँ पे स्टार्टअप में इंक्लूड करते हैं। स्टार्टअप फॉर्म ऑफ बिजनेस की कौन कौन से बिजनेस हैं जो हमारे स्टार्टअप प्लान के अंडर आते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना स्टार्टअप लगा सकती है। पार्टनरशिप फर्म भी अपना स्टार्टअप लगा सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी अपना स्टार्टअप लगा सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी अपना स्टार्टअप लगा सकती है। कंडीशन ये है कि वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बट दो ऐसी फर्म और बिजनेस हैं जो अपना स्टार्टअप प्लान नहीं लगा सकती है, मींस वो स्टार्टअप के अंडर नहीं आती है और उनको स्टार्टअप का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पब्लिक लिमिटेड। बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्टार्टअप इंडिया टू रिलीव। स्टार्टअप लगाने वाले बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड कराए हैं जिसके अंतर्गत उनका भी बेनिफिट है स्टार्टअप लगाने का। बात करते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड इन यूनियन बजट में लॉन्च किया है। बजट बनाया है यूनियन बजट, उसमें गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया को दिए हैं। देन नो इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर। किसी भी स्टार्टअप कंपनी को 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी ऑडिटिंग कराने की जरूरत नहीं है। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उसने सेल्फ सर्टिफिकेट दिया हो, सेल्फ सर्टिफाइड किया हो कि उसकी स्टार्टअप फर्म में, बिजनेस में जो भी चल रहा है वो सब अच्छा चल रहा है, लीगल प्रोसीजर के अंडर है एंड सब कुछ लीगली है। एंड बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अब कोई भी स्टार्टअप सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन से, मीन सिंपल
मोबाइल ऑनलाइन पोर्टल से स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जो उसकी टर्म कंडीशन है सब कुछ आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाता है, जिससे आप उसके रूल रेगुलेशन, उससे रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी है, सब आपको मोबाइल ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाते हैं। और ये ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल 2016 अप्रैल में लॉन्च हुआ है। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई आपको सजेशन लेना है, कोई आपको प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस मोबाइल ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाता है। बात करते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन की। किसी भी स्टार्टअप को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। उसको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स पे आउट करने की जरूरत नहीं है, बट उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट है मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट। अगर किसी फर्म या बिजनेस के पास मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट है तो उसको 3 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन की। जैसा कि हमने बताया इनकम टैक्स एग्जम्पशन है, ऐसे ही इसको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन है। कैपिटल गेन अगर स्टार्टअप इंडिया कोई अपना कोई प्लांट एंड मशीनरी में, किसी चीज में, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती है या फिर खरीदती है या उसको बेचती है, उससे उसको कोई कैपिटल गेन होता है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा फर्स्ट 3 ईयर के लिए। देन बात करते हैं न्यू स्टार्टअप की। जो न्यू स्टार्टअप है, जब कोई बिजनेस या कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप लगाता है तो हर पर्सन के दिमाग में आता है कि जो मैं बिजनेस लगा रहा हूं उसका एक ब्रांड नेम हो, उसका एक पेटेंट हो, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो। अगर वो ऐसा रजिस्ट्रेशन करता है इसके रिगार्डिंग तो गवर्नमेंट उसको 80% ऑफ डिस्काउंट देती है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस में। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ने एक फंडिंग और की है स्टार्टअप इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी दी है स्टार्टअप को, बट ये कंडीशन क्या है कि जो स्टार्टअप है वो न्यू होना चाहिए। स्टार्टअप क्या है? वो न्यू होना चाहिए। टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो हमारे स्मॉल बिजनेस के अंडर आते हैं? फर्स्ट है हमारा एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट। वो इंडस्ट्रियल यूनिट मीन्स वो बिजनेस यूनिट जो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जो लीगल अथॉरिटी के अंडर बिल्ड हुई है। क्या है इसकी कंडीशन? इसका जो मिनिमम सप्लाईज है, मीन जो टोटल प्रोडक्शन का मिनिमम सप्लाईज है 50% पेरेंट यूनिट को होना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अब इसकी 2 कंडीशन है तभी ये स्मॉल बिजनेस में आएगी। पहली कंडीशन क्या है? जो ये टोटल प्रोडक्शन करती है उसका 50% पेरेंट्स यूनिट को जाना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो इसकी प्लांट एंड मशीनरी में इसकी इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की। ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस, उसके लिए देखिए क्या बात करते हैं, एक्सपोर्ट एटलीस्ट 30% ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। जो वो प्रोडक्शन करती है 3 साल में उसका 30% एक्सपोर्ट करना जरूरी है। देन प्लांट एंड मशीनरी का 1 करोड़ से ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर की हमने बात करी, अब यहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जिसको भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। गवर्नमेंट कहती है कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो चला भी, जिसकी ओनर भी लेडी है, चला भी लेडी रही है, उसको मैनेज भी लेडी कर रही है, उस एंटरप्रेन्योर को क्या क्या है कंडीशन? उसकी शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 51%। मीन्स वुमेन का अपने बिजनेस के अंदर शेयर कैपिटल, उसका टोटल फंडिंग 51% से कम नहीं होना चाहिए। अगर वुमेन 51% टोटल शेयर कैपिटल का अपने द्वारा लगाती है या टोटल फंडिंग का खुद लगाती 51%, तभी उसकी ओनर है
और वो उसको तभी हम स्मॉल बिजनेस में लेके आएंगे। फिर बात करते हैं टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट। टाइनी नाम समझ में आ रहा है, छोटी यूनिट। टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट क्या है? जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस, इसके रिगार्डिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट जो इनकी है प्लांट एंड मशीनरी में 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इस इन्वेस्टमेंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अभी तक हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करी है, बट स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस के केस में इन्वेस्टमेंट है ओनली प्लांट एंड मशीनरी में होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड लैंड एंड बिल्डिंग उसमें खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस की। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीड 1 लाख, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो विलेज इंडस्ट्रीज क्या? विलेज इंडस्ट्रीज कुछ विलेज के लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसके बारे में पर पर्सन इन्वेस्टमेंट 50,000 होनी चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल फंडिंग मींस प्राइवेट फंडिंग लगाई गई है किसी पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, उसको आप कॉटेज इंडस्ट्रीज में लेके आते हैं। ये है टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के बारे में बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन माइंड में रहता है कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है एंड आपका कॉपीराइट क्या है। ये तीनों चीजें एक जैसी सी लगती है जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लर्न करते हैं, बट आज आपको इससे रिलेटेड सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। बात करते हैं पेटेंट क्या है। पेटेंट मीन्स एक पर्सन के दिमाग का न्यू आइडिया, उसकी इन्वेंशन, कोई प्रोसेस, कोई बिजनेस लगाने के लिए उसने एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट की है, उसको आप पेटेंट बोलते हैं। कोई साइंटिफिक क्रिएशन उसने किया है, उसको आप पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में इलेक्ट्रिक बल्ब को इनबिल्ट किया था, इन्वेंट किया था, तो ये हुई उसकी इन्वेंशन, मीन साइंटिफिक क्रिएशन हुई, उसमें ये पेटेंट के अंडर आएगी। देन बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या है? ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। आपने मीन्स किसी पर्सन का खुद का उसका, जैसे उसने अपना डांस स्टेप बनाया है या कोई मूवी लिखी है, उसने कोई साउंड रिकॉर्डिंग, कोई गाना बनाया अपनी आवाज में, कोई बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, कोई स्टोरीज लिखी है, कोई उसने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, अपना खुद का बनाया, मीन्स एक पर्सन ने खुद का बनाया है, उसको आप ऑथरशिप कॉपीराइट में लेके आएंगे। देन बात करते हैं ट्रेडमार्क की। कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, कोई स्लोगन है, जैसे कि आपको नाइक का, एडिडास का एंड पूमा का यहाँ पे एक लॉयन टाइगर छपा हुआ है, ये उसके ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। अगर आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के पास पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है, तो कोई भी आपसे आपका जो इन्वेंशन है कोई भी आपसे नहीं ले सकता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है या फिर ट्रेडमार्क करा रखा है।